Welcome again you all to our channel and also in this session. In this session we are again going to discuss about the remaining part of our time and tense topic. And again I want to say one thing, if you have any doubt about this topic and after this session you can comment your question, your doubt in a comment box. We should try to solve and also mention your asked question in your next coming video. So now let's get started about today's lecture that related to the topic of time and tense. पिछली क्लास में हमने लगभग ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे. वी हैव कवर्ड ऑल दिस टॉपिक इन आवर प्रीवियस क्लास, जिसमें मैंने कुछ आपको होमवर्क भी दिया था. जैसे ये हमारे 10-15 कुछ ट्रांसलेशन थे जिसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना था. कुछ ये थे और कुछ ये. अगर आप लोगों ने ट्रांसलेट किया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो आप अपना पैर कुल्हाड़ी पे मार लो, पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, ठीक है. देन आज इसके हम आगे का मतलब एडवांस प्रेजेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. देखो और मेनली होता क्या है, मैंने आपको बताया कि वर्ब जो है बेसिकली 5 फॉर्म्स में आता है. B1, B2, B3, B4 and B5. There are 5 forms of verb. B1 is a present, V2 is a past, V3 is a perfect, B4 is a continuous, and again B5 is a present indefinite. Actually, then we can say present V1 is a present plural form and V5 is a present singular form. हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट में प्लूरल होती है और वर्ब की जो हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट में हमारी सिंगुलर फॉर्म होती है. ये तो हो गया. तो ये थे हमारे मेन वर्ब के ऊपर. अब हमारे कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो एज अ एक्सिलरी, एज अ हेल्पिंग के तरीका हमारे पूरे सेंटेंस बनाने में पूरा पूरा हेल्प करते हैं. ठीक है, देखो उसके रिलेटेड भी हमने कुछ टॉपिक्स कवर करना है इस वीडियो. देखो पहला टॉपिक क्या आता है, अगर कोई, देखो जब टॉपिक आता है कोई एक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करे. जैसे यहाँ पे लिखता हूँ आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. तो हैव जो है एज अ मेन वर्ब काम कर रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं है. ठीक है, तो जब भी एक्सिलरी वर्ब एज अ मेन वर्ब काम करता है तब वहाँ पे दो कंडीशंस आती हैं. तो कंडीशन क्या आती है, पहली कंडीशन क्या आती है कि अगर किसी भी एक्सिलरी वर्ब के बाद, कंडीशन नंबर 1, किसी भी एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब आ जाता है, ए बी के बाद और कोई एम बी एक्सिलरी वर्ब के बाद अगर कोई मेन वर्ब आता है तो ये जो हमारा एक्सिलरी वर्ब है एज अ एक्सिलरी वर्ब ही काम करेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती है. लेकिन अगर किसी भी एक्सिलरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, सॉरी वाज कर रहा हूँ, हैज, हैव, वाज, वर, हैड, जितने भी होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, उनके बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो ये जो हमारा वर्ब होगा एज अ मेन वर्ब काम करेगा. देन इसको समझने के लिए हमको इसको पढ़ना होगा डिकोड, मतलब इसको पढ़ना कितना बहुत ही ज़्यादा विस्तार से. देखो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो 3 फॉर्म में हमको दिखाई देती है. पहला होता है वर्ब टू बी. वर्ब टू बी, वर्ब टू बी मतलब होता है कि ये होने का संदर्भ देता है. वर्ब टू बी जो होता है होने को प्रदर्शित करता, मतलब एक प्रकार से होना दर्शाता है, होने को प्रदर्शित करता है. जैसे आई एम ए टीचर, मैं टीचर हूँ. यू आर ए स्टूडेंट, ठीक. दीज आर काउस, वे सारी गायें हैं. यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिख रहा हूँ, एज एग्जाम्पल यहाँ पे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. डन. देन दूसरा मैंने क्या बोला, यू आर आई स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं. नॉर्मल थिंग्स. तो यहाँ पे देखो एम और ये जो हमारा आर यूज हुआ है ये एज अ एक्सिलरी के साथ एज अ मेन वर्ब भी काम कर रहा है, जो कि क्या दर्शा रहा है, होने को. क्या समझ में. तो इज वर्ब टू बी जो होता है हमारे ये होना दर्शाता है. होना दो ही तीन चीज में हमको मिलता है. जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, 1 सेकेंड.
पहले करते इसको रिमूव, देन आगे बढ़ते। होने में आपको 3-4 वो भी मिलेगा जो आपको होना प्रदर्शित करेगा। पहला जैसे हो गया हमारा इज, एम, आर, वाज, वर्क। यही पांचों जो वर्ब होते हैं हमारा होना, मतलब जो कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, वह गाड़ी है, वह गाय है, एवरीथिंग जो होता है रिप्रेजेंटेड टू बी, वह होने का बोध करवाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे कैसे हम डिटेल में पढ़ते हैं देखो। सो इज होता है हमारा, यहाँ पे देखना हमको पता है कहीं ना कहीं पहले से हम लोग कभी ना कभी ये पढ़े होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा रूल में पहले लिख देता हूँ। नेम क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होना चाहिए। सिंगुलर ये होता ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। देन अब देखो इस हिसाब से, तो इस हमारा यूज होता है सिंगुलर के बाद। ठीक है, अर्थात ये हमारी वर्ब की कौन सी अवस्था है, पांचवी, क्योंकि इस हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है समझ में, और ये सिंगुलर के साथ में यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट का सिंगुलर तो B5 होता है, इट मीन्स जो हमारा इज है ये हमारा B5 है। एम यूज होता है आई के बाद, और आई होता है हमेशा प्लूरल। एम दर्शाता है मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन को दर्शाता है, इसका मतलब एम हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और आई के साथ यूज मतलब प्लूरल है, अर्थात एम जो है हमारा ये B1 है। इससे हमारा आर भी क्या है, B1 है। और वाज वर ये पास्ट को V2 को दर्शाता है, तो हमारा V2 का कोई मतलब नहीं है अभी, नहीं है। तो अभी बेसिकली हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट मीन्स इज, एम, आर, वाज वर, ये जो तीनों हैं ये प्रेजेंट हैं। प्रेजेंट टेंस के भाग हैं, मान लेते हैं। भाग क्या कह सकते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में है, इतना हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ये प्रेजेंट का भाग होता है। तो प्रेजेंट टेंस हमसे क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये बोला जाता है। प्रेजेंट सब्जेक्ट की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, देन उसके बाद में हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये तो हमें बेसिक है। अब क्योंकि इज, एम, आर ये होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, इसका मतलब हम इज, एम, आर को प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं एज अ मेन वर्ब। ठीक है, अगर उसके जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन लगा दें या ऑब्जेक्ट लगा दें, ठीक, बेसिकली होता क्या है कि इज, एम और आर इन तीनों के बाद कहीं ना कहीं चाहिए बिफोर, और अगर हम इसको बिफोर दे देते हैं तब ये कहलाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर इसको बिफोर ना देके हम B1 लगा देते हैं तब ये कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इज, एम, आर भी हमारा B5 या B1 है, और इसके साथ अगर B1 आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बन रहा है। और बिफोर अगर कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे तभी बिफोर कहलाएगा। इट मीन्स इज, एम, आर लगाते हैं, B1 सेट करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं कॉन्वर्ट होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस के लिए चाहिए हमको B4 मतलब वर्ब की चौथी अवस्था। आगे समझ में, जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बात करूं, देखो यहाँ पे एज एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो एम जो है हमारा ये वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म है, और गोइंग जो है हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म को तो हम कहते हैं प्रेजेंट, नो प्रॉब्लम, इंडेफिनिट भी बोला जाता है, और फोर्थ फॉर्म को कह देते हैं कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ फॉर्म को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे समझ में, इट मीन्स अगर इज, एम, आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रहे हैं तब ये कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा।
अगर हम फोर्थ फॉर्म नहीं दे रहे हैं तब ये कहलाएगा हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जैसे मान के चलो, मैं दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम अ टीचर। अब ये लो, एम जो हमारा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आ गया हमारा नाउन। मैंने कहा अगर एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब नहीं आता है तो एक्सिलरी वर्ब हमारा एज अ मेन वर्ब काम करता है। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे समझ में, तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा है ये होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये मतलब होता है। मैंने स्पेलिंग नहीं लिखा तो इसे आप पी आई टी लिख दो, हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। जैसे अगर मैं दूसरे एग्जांपल ले लूं तो यहाँ मैं कह सकता हूँ यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं। तो आर के बाद क्या आ गया हमारा, नाउन। पीछे खिसक गया है ये सब। आर के बाद जो है हमारा नाउन। तो मैंने बताया इस एम आर के बाद अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है तो ठीक। अगर फोर्थ फॉर्म के अलावा कोई नाउन आ जा रहा है तो हमारा कौन सा कहलाएगा, बी वन। और बी वन होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डन, इतना क्लियर है। एज सेम एज वर्ब टू बी इज एम आर, जो हमारा बी वन और बी फाइव है, वाज वर्ब वी टू है, और बी वन होते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम कर सकता है, तो सेम एज हमारा हैज भी होता है। तो वर्ब टू बी के अंदर आ गए हमारे 5, इतना हमारा कवर है। दूसरा आता है वर्ब टू हैव, ये रखने का संकेत देता है, रखने का बोध कराता है, ये रखने का बोध कराता है। जैसे इसके अंदर क्या आ सकता है, हैज, हैव, हैड, हैडन, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो हैज होता है हमारा ये यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैज लगता है तो दर्शाता है सेंटेंस हमारा है। इसका मतलब सिंगुलर सेंटेंस के साथ में हमारा हैज यूज हुआ और है दर्शा रहा है, तो सिंगुलर के साथ में है मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब हमारा हो गया हैज, ये हमारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है। आप जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा या आई बटन पे भी लिंक शुरुआत के वीडियो में ही मिल जाता है, और जाओ इत्मीनान से देखो उसे, फिर इसे सीखो, नहीं तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। हैव जो होता है हमारा, ये जो होता है वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, इसलिए हमारा ये बी वन है। आगे साथ में इसका मतलब हम हैज और हैव का भी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं, क्योंकि हैज और हैव का पास्ट फॉर्म होता है हमारा हेड। तो हेड तो हमारा वी टू हो गया, और वी टू दर्शाता है पास्ट। देन और पास्ट दर्शाता है तो कोई मतलब हमको है नहीं, हमको बेस्ट पढ़ना है प्रेजेंट और सॉरी प्रेजेंट टेंस। वी वन और वी फाइव जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है, वी फाइव हमारा सिंगुलर होता है, और बी वन जो होता है हमारा ये प्लूरल होता है। देन इतना तो समझ गए। इसका मतलब हैज और हैव का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यू हैव अ काऊ, तुम्हारे पास एक गाय है। ठीक है, ऐसे ही हैज अ गुड नोटबुक, उसके पास एक अच्छी नोटबुक है। तो यहाँ पे हैज जो है हमारा बेसिकली होता क्या है कि सेंटेंस हमको स्ट्रक्चर क्या कहता है, हैज या हैव के बाद में आपको बी थ्री लगाना है, तब तो ये परफेक्ट टेंस कहला है, क्योंकि बी थ्री हमारा होता है परफेक्ट, बी थ्री होता है हमारा परफेक्ट। और हैज और हैव अगर बी वन बी फाइव है तो ये दर्शाता है हमारा प्रेजेंट।
तो प्रेजेंट परफेक्ट और ट्रांसलेशन कहलाता है हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, इट मीन्स हैज और हैव का भी यूज हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, क्योंकि B1 और B5 है, और अगर इसके बाद B3 नहीं आता है तो परफेक्ट टेंस हमारा नहीं बनता है। अर्थात ये अगर इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, या B1 ही रख देते हैं, तब हमारा टेंस कहलाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट्स व्हाई वी हैव अ पोजीशन टू यूज हैज, हैव, हैड इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट्स ऑल राइट। नाउ गो अहेड टू आवर थर्ड verb. That name is verb to do। और मुझे लगता है इसे बताने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वर्ब टू डू जो है ये करने का बोध कराता है, करने का बोध कराता है, मतलब कोई भी काम हो जस्ट ये उस काम को करने का तरीके का किसी न किसी तरीके से उसका बोध कराता है। देन तो वर्ब टू डू में क्या आ सकता है? तो वर्ब टू डू में हम क्या रख सकते हैं इसको देखते हैं। देखो वर्ब टू डू में पहले तो आ जाता है आपका डू, दूसरा डज, तीसरा डन, डिड, डूइंग, ये लो। डू हमारा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डज होता है फिफ्थ फॉर्म, डन होता है वर्ब की तीसरी अवस्था, डिड होता है वर्ब की दूसरी अवस्था, और डूइंग होते हैं वर्ब की चौथी अवस्था। क्योंकि डू और डज आपको पहले से पता है कि हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, अर्थात सब्जेक्ट देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। आगे समझ में? ये तो हो गया नियम जो सिंपल कहता है। तो डू या डज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे डू और डज का यूज हम कर सकते हैं, ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब काम चल जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना तो क्लियर होगा आपको कि इज, एम, आर, हैज, हैव और डू डज का यूज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। आगे समझ में? कुछ हम रूल समझते हैं। यूज रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये देखते हैं। ठीक है, यूज तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एडवांस थोड़ा समझते हैं। आई थिंक हमारा वीडियो भी लंबा ही हो रहा होगा, 17 मिनट के वीडियो हो गया। 2 4 5 रूल्स कवर करते हैं, देन उसके बाद आई थिंक इस वीडियो को जो है आधे घंटे तक लेकर जाए, क्योंकि बच्चे बोलते सर क्लास बहुत लंबी हो जाती है। क्लास लंबी हो जाती है तो फिर उतना बच्चे देखते हैं तो नींद आती है पढ़ते पढ़ते। अरे भाई, मुझे पढ़ाते पढ़ाते नहीं नींद आ रही है तो तुमको पढ़ते पढ़ते नींद कैसी आ जाएगी? पढ़ो यार। इसी चीज को तुम पढ़ने के लिए महीने के 500 600 रुपए देते हो, कोचिंग में जाके 1 घंटा बर्बाद करते हो, शांति से फोन निकालो 1 घंटा रील बंद करो, है ना? किसी को देख लो, तुम्हारा कौन सा घाटा हो जा रहा है। लेकिन नहीं, फोन निकालनी है, उसके बाद 2 घंटे रील सरकाना, उसके बाद 2 साल बाद सोचना है यार टाइम तो निकल गया, करे क्या, सक्सेस कैसे होंगे? तो वही जाके दिक्कत में आ जाओगे आप लोग, है ना? तो अगर आपको कंटेंट मिल रहा है सही, ठीक ठाक, और मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ कि यार जितना अच्छा हो सकता है ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में मैं कवर करता हूँ। मतलब जो आप पेड बैच लेके पढ़ते हो 3,000 4,000 का, मैं सेम कंटेंट आपको इसी एक मतलब एक क्या कह रहा हूँ ऑन यूट्यूब लेक्चर्स में, और जो मेरे से ऑफलाइन भी पढ़ते हैं क्लासेस में, मैं सेम कंटेंट आपको जो 3-4 हज़ार का बैच होता है वो यहीं पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो बाहर जाके 3-4 हज़ार रुपये बर्बाद करने के या हर मंथ 500-600 रुपये देने की क्या ज़रूरत है? तो शांति से फ़ोन में 250 रुपये का रिचार्ज डालो और दिन भर बैठ के इत्मीनान से पढ़ो, खूब सीखो अंग्रेजी। बेटा मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको 24 घंटे में का 1 घंटा देना है, और 1 घंटा आपको देना लगभग 4 से 5 महीने।
देन आपको लाइफ टाइम फ्री रहना है, मतलब देन उसको उसके बाद कभी भी आपको लाइफ में ऐसा नहीं लगे कि मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, नहीं, वैसे नफरत हो जाएगी इससे। सबसे वाहियात लैंग्वेज है, लेकिन हाँ ये है कि इसकी वैल्यू कहीं बोल दोगे कुछ हो तो वैल्यू ज़्यादा होती है इसकी, है ना। चलो हम देखते हैं कुछ एडवांस रूल्स। एडवांस रूल क्या है, बस वो ये छोटा मोटा रूल बताएंगे कैसे हल होता है, वही सब होगा। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें वैसा नहीं है, क्या एकदम मतलब बहाने टाइप का तरह डर कुछ नहीं। बेसिक बेसिक आप पढ़ चुके हैं, बेसिक आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तब आपको दिक्कत आ सकती है, और अगर आपने धुआंधार एकदम चैला फार प्रैक्टिस की है तो कुछ नहीं, आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता, और बोर्ड में अच्छे भी नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो लेट गो अहेड, अपने टॉपिक पे हम आगे चलते हैं और कुछ कुछ रूल्स को हम आगे देखते हैं। इसमें से पहला रूल हमारा हो जाता है, थोड़ा सा यार एक कैमरा जो है मेरा रखा है मेज पे, लगा है लैपटॉप में, मैं लिखता हूँ तो हिलता है, तो अजीब सा हुआ, दिक्कत कर रहा है अभी। रूल नंबर पहला, रूल नंबर क्या कहता है, इसे बताओ कैसे काम करेगा, समझो। सब्जेक्ट हैज या है, देन इसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये मजबूरी दर्शाता है, मजबूरी दर्शाता है। सब्जेक्ट हैज है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल 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 तो ले जाए, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो जस्ट सिंपल थिंग ये क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड। ठीक है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, हिंदी आप लोगों में डायरेक्ट इंग्लिश बना दे रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक, मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू कुक द फूड, आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ऐसे ही, ऐसे मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, मुझे कठिनाइयों का सामना, अच्छा हिंदी में जो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग ट्राई करो कि जैसे यहाँ पे अगर बोलो, मैं ऐसे लिख दिया करो, मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, हिंदी अगर आप लोग लिख लो, क्योंकि अभी हिंदी लिखनी तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और टॉपिक हमारा छोटा सा करो, आप लोग भी बोर हो जाते हैं, 1.5-2 घंटे का वीडियो, आज से लगभग 30 मिनट 35 मिनट का एक लेक्चर रहेगा, लेकिन जो रहेगा शुद्ध रहेगा। एज में देखो, मैंने आपको 4 परसेंटेज बताया, पहले तो रोल हो गया, सब्जेक्ट हैज हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये जो होता है हमारा, ये मजबूरी मतलब किसी जबरदस्ती दर्शाते हैं, जैसे मैं कहूँगा मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू टीच, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू रीड, है ना, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, आई हैव टू फेस द प्रॉब्लम, ऐसे समझ में, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, आई हैव टू अर्न द मनी, अंडरस्टैंड। कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे उसे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है, हिंदी आप लोग लिख के ट्राई करेंगे अपने मन से, उसे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है, ही हैज टू डू दिस वर्क
फॉर मनी, उसे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है। ठीक है, जब उसकी माताजी बीमार हैं उसे खाना बनाना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे? हिज मदर इज इल, उसकी माताजी बीमार हैं। ही हैज टू कुक द फूड, उसकी माताजी बीमार हैं उसे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, मुझे यह काम पैसों के लिए करना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे? आई है, सॉरी हैज हो गया, आई हैव टू डू दिस वर्क फॉर मनी। ठीक है, ऐसे ही अपने पास से सेंटेंस उठाओ। अपने पास से सेंटेंस उठाने का मतलब हो गया, जैसे मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है ना। आई हैव टू वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एट 4 o'clock, second I'm searching something but I can't find. Get in time, link, place, template, change है, फॉर्म में पहुंचता है तो यहाँ पे नहीं दिखा। हिस्ट्री रिव्यू, व्यू, ये हो गया। व्यू बी पोर्शन में लाइंस लगाते हैं, क्योंकि बिना लाइंस के जो है तो राइटिंग गड़बड़ हो रही है आज। देन अभी लाइंस आ गए, अभी हमारी जो राइटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट हैज़, हैव टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। मुझे 8 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू वोक अप 8 AM, और मुझे 8 बजे उठना पड़ता है। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी, है ना। मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क, पूरा करना पड़ता है। क्या समझ में? मुझे खाना पकाना पड़ता है, आई हैव टू कुक द फूड। ऐसे ही जब मजबूरी दर्शाई जाती है किसी भी चीज को, ठीक है, मुझे गाना गाना पड़ता है, आई हैव टू सिंग द सॉन्ग, मुझे गाना गाना पड़ता है। जब किसी भी चीज की मजबूरी दर्शाई जाती है, जबरदस्ती, तो वहां पे हैज और हैव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना जो है तो आपको कवर, क्या नाम है, कवर हो गया होगा। इसके लिए मैं कुछ एक आध दो एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, आप देखो। उसके पिता बीमार हैं, एग्जाम्पल है, आप घर से ट्राई करेंगे बनाने के लिए। उसके पिता बीमार हैं, उसे पैसा कमाना पड़ता है, हिज फादर इज इल, ही हैज टू अर्न मनी। ये हो गया, शॉर्ट बता दे रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग घर से विस्तार से अपने मन से बनाएंगे। ठीक है, मेरी माँ घर पर नहीं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, माई मदर इज नॉट एट होम, आई हैव टू कुक द फूड, आई हैव टू कुक द फूड, माई मदर इज नॉट एट होम, कि मेरी मम्मी घर पे नहीं है, आई हैव टू कुक द फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में? तो लास्ट अभी आज 2 ही रूल बताएंगे, बाकी का रूल हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल जो हमारा कहता है, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, देन टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट। ये हमको दर्शाता है प्लानिंग। ठीक है, ये हमको प्लानिंग दर्शाता है। जैसे कल सुबह मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल टुमारो मॉर्निंग। अगर मुझे स्कूल सुबह जाना है, जैसे मुझे पत्र लिखना है, आई एम टू राइट लेटर। यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, एक आध दो एग्जाम्पल। मुझे पत्र लिखना है, तो इसका हो जाएगा आई एम टू राइट अ लेटर, आई एम टू राइट अ लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ता है। आगे समझ में? सॉरी, पत्र लिखना पड़ता है तो है बजाय, मेरे से मिस्टेक हो गई, मुझे पत्र लिखना है। आगे समझ में?
सुमित को स्कूल जाना है, सुमित इज गो टू स्कूल। ऐसे प्रिया को गाना गाना है, प्रिया इज टू सिंग सॉन्ग, है ना। पक्षी को आसमान में उड़ना, द बर्ड्स आर फ्लाई इन द स्काई, उड़ना है उनको, ठीक, प्लानिंग कर सकता है। उसे पैसे कमाने हैं, उसे पैसे कमाने क्या हो जाएगा, ही इज टू अर्न मनी, ही इज टू अर्न मनी, ऐसे हो जाएगा हमारा प्रिया इज टू सिंग अ सॉन्ग, है समझ में। प्रिया को गाना गाना है। तो ये जो होता है हमारे, ये प्लानिंग दर्शाता है। जैसे मैं सुबह सो के उठा, मैं कह मुझे नहाने जाना है, ठीक है। आई एम टू गो टू बाथ, मुझे नहाने जाना है। मुझे खाना को छोड़ दो, क्या रखा जाए एग्जाम्पल में भाई साहब। उसे पटना पहुंचना है, ही इज टू रीच द पटना, मुझे घर जाना है। आई एम टू गो टू होम, मुझे ऑनलाइन क्लास लेनी है। आई एम टू टेक अ ऑनलाइन क्लास, है ना। मुझे सौरभ सर से अंग्रेजी पढ़नी है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो है हमारे, ये जो है प्लानिंग को दर्शाते हैं, जो आगे की घटना को दर्शाए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी आपको इस वीडियो में दो स्ट्रक्चर बता दिया, है ना। दो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे बहुत आसानी से अच्छे से बता दिया। बाकी का एक आध और बताया जाए, चलो एक आध और बताते हैं, देन इसके बाद अपने क्लास को हम फिनिश करते हैं। ये तो हो गया हमारा दो, तीसरा 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 और तीसरा, देखो तीसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर, इसके बाद आएगा हमारा अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, समझ गए। इज एम आर के बाद अगर अबाउट टू लगा है तो ये किसी भी कार्य के होने के एकदम नजदीक की स्थिति को बताता है। समझ में, जैसे ये कोई एक व्यक्ति है, साथ में इसके थाली, ये मेज है, इस पे खाना रखा है, इस पे इसने अपने हाथ से उठाया है और मुंह में रखने ही वाला था कि पर इसको बुलाया गया कि बेटा आंधी आने वाली, ऐसा काम में कहते हैं आंधी आई बाबू, ऐसा ही। तो जब एकदम किसी भी कार्य के होने के एकदम नजदीक की स्थिति को अबाउट टू लगा के दर्शाता है। जैसे मेरे फोन में बैटरी अगर 2% तो लिखेगा बैटरी इज अबाउट टू डाई, व्हाट्सएप पे होता है, चेक करो आप, व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में होता है बैटरी इज अबाउट टू डाई, बारिश होने ही वाली है, बारिश इज अबाउट टू बिगन, क्या लिख देंगे, बैटरी इज अबाउट टू डाई, ठीक है। बैटरी खत्म होने वाली है, अर्थात 1 या 2% बची है बस, है ना। आई एम अबाउट टू ईट, मैं खाना खाने ही वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट, कि मैं खाना खाने ही वाला हूँ। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे जो एकदम नजदीक के थे। ये क्लास खत्म होने वाली है, दिस क्लास इज अबाउट टू एंड, ये क्लास खत्म होने वाली है, ऐसे हो गया। इतना तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो मैंने बेसिकली आपको 3 रूल आज बता दिए हैं, बाकी के 4-5 रूल का कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।